मेरे सभी सहकर्मियों को नमस्कार। वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, मेरा नाम शिशिर रिछारिया है। मैं भी आप ही की तरह एक आम रेलवे कर्मचारी हूँ। मैं भी अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, अपने जीवन के भरण पोषण के लिए रेलवे में नौकरी करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना महामारी ने संपूर्ण विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है। इस महामारी से हमारा देश भी अछूता नहीं रहा। इस महामारी में जब हम लॉकडाउन से गुजर रहे थे, तब सारा विश्व, सारा देश अपने घरों में कैद था। तब भी हमारा जाबाज रेलवे कर्मचारी अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपने परिवार की जान की परवाह किए बगैर अपने देश की सेवा कर रहा था और रेल की सेवा कर रहा था। दोस्तों, रेलवे अपने देश की लाइफलाइन कही जाती है। इस लाइफलाइन ने संपूर्ण लॉकडाउन में हमारे देश की सांसें नहीं रुकने दी। हमारे जाबाज साथियों ने अपनी पूरी क्षमताओं के साथ इस लॉकडाउन में काम किया। दोस्तों, हम उम्मीद तो बहुत करते हैं, पर फिर भी हमारे माननीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी द्वारा हमारी तारीफ में कुछ शब्द हम संसद में कहे गए। दोस्तों, हमारे रेलवे कर्मचारियों की दुनिया बहुत छोटी होती है। हम चाहते तो बहुत कुछ है, पर हम छोटी छोटी बातों से खुश हो जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, जब हम ब्लॉक में काम कर रहे होते हैं, जब हमारा ट्रैफिक ब्लॉक होता है, जब हमारा इंजीनियरिंग का ब्लॉक होता है, जब हमारा एसएनटी का ब्लॉक होता है, तब हम ज़्यादा पुरस्कार की उम्मीद नहीं करते। हम बस ये सोचते हैं कि सेफली तरीके से ये ब्लॉक निपट जाए ताकि हमें कोई चार्जशीट ना मिले। बस यही हमारी दुनिया है, बस हमारी यही सोच रह गई है। दोस्तों, बड़ा दुख होता है जानकर, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हाल ही में कोरोना महामारी की सेकेंड वेव ने हमारे भारतवर्ष में दस्तक दी। दोस्तों, इस कोरोना महामारी की सेकेंड वेव में करोड़ों की संख्या में हमारे देशवासी संक्रमित हुए। उनके साथ साथ लाखों की संख्या में हमारे रेलवे कर्मचारी भी संक्रमित हुए। दोस्तों, कुछ रेलवे कर्मचारियों की किस्मत तो बहुत अच्छी थी कि उन्होंने टेस्ट करा लिया, पर दोस्तों कुछ रेलवे कर्मचारियों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं रही कि वो टेस्ट भी करा पाते। अगर एक मीडिया रिपोर्ट की हम माने तो हमें पता चलता है कि इस कोरोना महामारी की सेकेंड वेव में लगभग 2000 रेलवे कर्मचारी शहादत को प्राप्त हुए। दोस्तों, ये आंकड़ा उन लोगों का है जिन्होंने टेस्ट करा लिया। अगर हम इसकी जाँच करें, इसकी पड़ताल करें, तो हमें पता चलता है कि इस कोरोना महामारी की सेकेंड वेव के पीरियड में इससे कई ज़्यादा रेलवे कर्मचारी शहीद हुए या यूँ कहें शहादत को प्राप्त हुए। दोस्तों, अब मैं इस वीडियो की मुद्दे की बात पर आता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि हम रेलवे कर्मचारियों के बीच में रेलवे की 2 मान्यता प्राप्त यूनियन काम करती हैं। एक है EIRF यानी लाल झंडे की यूनियन, एक है NFIR यानी तिरंगे झंडे की यूनियन। दोस्तों, EIRF और NFIR इनकी एफिलिएटेड यूनियन अलग अलग जोन में अलग अलग नाम से काम करती हैं। जैसे कि मैं पश्चिम मध्य रेलवे से आता हूं, तो मेरे जोन में लाल झंडे की यूनियन यानी EIRF की यूनियन का नाम है WCRU और NFIR यानी तिरंगे झंडे की यूनियन का नाम है WCRMS। दोस्तों, इनके नाम जरूर अलग अलग हैं, ये दिखते भी आपको अलग अलग होंगे, पर ये पर्दे के पीछे बिल्कुल भाई बंधु हैं। रेलवे कर्मचारी का शोषण करने का तरीका बिल्कुल एक है इनका पहला ही जीवन का लक्ष्य ये है कि रेलवे कर्मचारी का शोषण किया जाए और रेलवे कर्मचारी की जेब से किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी तरीके से चंदा ऐंठा जाए। दोस्तों, हम जरा दोनों यूनियन के इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं EIRF यानी लाल झंडे की यूनियन के बारे में। आपने देखा होगा जगह जगह इस यूनियन के कार्यकर्ता या इस यूनियन के चमचे लाल सलाम करते घूमते रहते हैं। इनकी बस की कुछ नहीं होती है, थोड़ी देर ये लाल सलाम करेंगे, फिर अपने घर चले जाएंगे। दोस्तों, अगर हम EIRF यानी लाल झंडे की यूनियन के बारे में बात करें तो हमें विकिपीडिया से ये पता चलता है कि इस यूनियन को 1925 में रेलवे बोर्ड ने मान्यता दे दी थी। यानी पिछले 95 सालों से ये रेलवे कर्मचारियों के बीच में मान्यता प्राप्त यूनियन है। अब हम दूसरी यूनियन के बारे में बात करें यानी NFIR की यूनियन के बारे में यानी तिरंगे झंडे की यूनियन के बारे में, तो हमें पता चलता है कि 1948 में रेलवे बोर्ड ने इस यूनियन को मान्यता दी थी। ये जानकारी विकिपीडिया हमको बता रहा है। यानी एक यूनियन 95 साल से, एक यूनियन 70 साल से रेलवे कर्मचारियों से चंदा की वसूली कर रही है। दोस्तों, इस दोनों यूनियन को कोई भी रेलवे कर्मचारी खुशी से चंदा नहीं देता है। ये दोनों यूनियन रेलवे कर्मचारी के इंचार्ज को अपना मोहरा बना के चंदा की वसूली करती हैं। दोस्तों, एक बार तो ये साल की शुरुआत में आपसे सदस्यता के नाम पे चंदा लेंगे और आपको इंचार्ज को मोहरा बना के आपसे ज़बरदस्ती चंदा की वसूली करेंगे। फिर ये बोनस के टाइम पे अपना रसीद कट्टा लेके आ जाएंगे और इंचार्ज को मोहरा बना के बोनस के टाइम पे भी आपकी चंदा की वसूली करेंगे। पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बोनस में दिलवाने में इनका कोई भी रोल नहीं होता है।
बस ये कहते ज़रूर कि हमने बोनस दिलवा दिया, पर ये बोनस में दिलवाने में इनका कोई भी रोल नहीं होता। दोस्तों, अगर हम दोनों यूनियन की चंदे की राशि पे एक नज़र डालें तो मेरा दावा है कि आपको आपकी नज़र पर विश्वास नहीं होगा, और आपकी नज़रों ने अगर विश्वास कर भी लिया तो आपका दिमाग काम करना बंद कर जाएगा। दोस्तों, अगर हम विकीपीडिया की साइट पर जाएं, विकीपीडिया की वेबसाइट पर जाएं, तो हमें पता चलता है कि लगभग 12.5 लाख रेलवे कर्मचारी हमारे रेलवे विभाग में वर्तमान समय में काम कर रहा है। दोस्तों, अगर हम जोन की बात करें तो जैसे कि मैं वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन से आता हूं, तो मेरे वेस्ट सेंट्रल रेलवे में वर्तमान के समय में लगभग 55,000 रेलवे कर्मचारी काम कर रहा है। दोस्तों, हमारी IRF, NFIR मेरे जोन में WCRE, WCRMS प्रत्येक कर्मचारी से साल में 2 बार चंदा वसूलने आते हैं। एक बार सदस्यता के नाम पर आएंगे, दूसरा बोनस के नाम पे आएंगे। मतलब एक यूनियन प्रत्येक कर्मचारी से 1,000 रुपये वसूलती है, यानी 2 यूनियन प्रत्येक कर्मचारी से 2,000 वसूलने का काम करती है प्रत्येक वर्ष में। दोस्तों, दोनों यूनियन की चंदे की राशि को समझने के लिए हमें थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। दोस्तों, पहले हम जोनल लेवल पर इनकी चंदे की राशि के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मैं वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन से आता हूं, यानी जबलपुर जोन से आता हूं, तो उसमें मुझे पता चलता है कि लगभग 55,000 रेलवे कर्मचारी मेरे जबलपुर जोन में काम करता है। दोस्तों, मेरा अनुमान है कि 15,000 रेलवे कर्मचारी ऐसे भी होंगे जो पूरी हिम्मत जुटा लेते होंगे कि इन दोनों यूनियन को चंदा नहीं देना है। उसके बावजूद भी दोनों यूनियन IRF, NFIR दोनों यूनियन मिलकर इंचार्ज को मोहरा बनाकर लगभग 40,000 रेलवे कर्मचारियों से चंदा वसूल लेती होंगी। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि दोनों यूनियन प्रत्येक वर्ष एक कर्मचारी से 1,000 रुपये चंदा लेने का काम करती हैं। तो हम देखें कि 40,000 गुणा 1,000, तो हमें पता चलता है कि लगभग एक रेलवे की यूनियन मेरे जोन से लगभग 4 करोड़ रुपए चंदा की वसूली करती है, यानी दोनों यूनियन मिलके लगभग रेलवे कर्मचारियों से 8 करोड़ रुपए वसूल लेती है प्रत्येक साल में। दोस्तों, ये चंदे की राशि देखकर, ये 8 करोड़ रुपए देखकर मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे नीरव मोदी, हमारे विजय माल्या फालतू ही बदनाम हो गए हैं। असली काम तो ये लोग कर रहे हैं। दोस्तों, ये तो सिर्फ हमने एक जोन की बात करी। अब हम संपूर्ण भारतीय रेलवे की बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप में अब स्मरण शक्ति बची हो तो ही आप आगे इस वीडियो को देखिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि संपूर्ण भारतीय रेलवे में वर्तमान के समय में लगभग 12.5 लाख रेलवे कर्मचारी रेलवे में कार्य कर रहा है। दोस्तों, हम मान लेते हैं 2.5 लाख रेलवे कर्मचारी ऐसा होगा जो हिम्मत जुटा लेता होगा कि दोनों यूनियन को चंदा नहीं देना है। फिर भी दोनों यूनियन इंचार्ज को मोहरा बना के लगभग 10 लाख रेलवे कर्मचारियों से चंदा वसूल लेती होंगी। दोस्तों, ये तो हो गए 10 लाख रेलवे कर्मचारी जो चंदा देते होंगे। अब हम एक नज़र राशि पर डाल लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में प्रत्येक रेलवे कर्मचारी से प्रत्येक यूनियन साल भर में 1,000 रुपये चंदा वसूलती है। छोड़ देते हैं 1,000 रुपये को, हम तो मान लेते हैं कि 600 रुपये देती होंगी, क्योंकि अलग अलग जोन में ये अलग अलग राशि चंदा की वसूलती हैं। एक अनुमान ले लेते हैं, एक एवरेज ले लेते हैं कि ये 600 रुपये पूरे भारतवर्ष से एक एवरेज है जो ये 600 रुपये प्रत्येक रेलवे कर्मचारियों से चंदा वसूलती होंगी। तो दोस्तों, अब इनकी चंदे की राशि की गणना करते हैं तो पता चलता है कि 10 लाख रेलवे कर्मचारी गुना 600 रुपये, तो फिगर आता है 60 करोड़ रुपए। दोस्तों, ये फिगर सिर्फ एक रेलवे यूनियन का है। दोस्तों, अगर हम दोनों रेलवे यूनियन की बात करें तो फिगर आएगा 120 करोड़ रुपए। अब आप जानिए, पूरे भारतीय रेलवे से ये 120 करोड़ रुपए चंदा की राशि में वसूल लेते हैं। दोस्तों, ये यूनियनबाजी नहीं कर रहे हैं, ये यहाँ पे एक उद्योग चला रहे हैं। दोस्तों, इस चंदे की राशि को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि रेलवे की यूनियन रेलवे में नेतागिरी नहीं कर रहे हैं या यूनियनबाजी नहीं कर रहे हैं, ये तो एक उद्योग चला रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा टर्नओवर तो किसी उद्योग का ही हो सकता है। अब आप ये सोचो, इतने पैसे का इस्तेमाल अगर 5-10% इस्तेमाल भी रेलवे कर्मचारियों को हित में होता तो रेलवे कर्मचारियों की दुर्दशा इस तरह की नहीं होती। अब आप ये सोचिए, करोड़ों रुपए का चंदा प्रत्येक वर्ष रेलवे कर्मचारी से वसूला जा रहा है और कई सालों से वसूला जा रहा है, फिर भी हमारे रेलवे कर्मचारियों के बीच में NPS आ गया, निजीकरण होता जा रहा है, नाइट ड्यूटी अलाउंस बंद हो गया, DA फ्री हो गया, वगैरह वगैरह। हम दोस्तों बहुत दूर की बात नहीं करते, हम तो आज वर्तमान परिस्थिति की बात करते हैं। जो हुआ सो हुआ। हम तो ये कहते हैं कि आपने इस साल भी चंदा वसूला, पिछले साल भी बस चंदा वसूला, और दोनों साल हमारा रेलवे कर्मचारी कोरोना महामारी से परेशान रहा।
कोरोना महामारी की ऐसी मार रेलवे कर्मचारी पे पड़ी कि रेलवे कर्मचारी रोड पर आ गया है। दोस्तों, जब कोरोना महामारी की मार हमारे देश में पड़ रही थी तो हमारे समाज का, हमारे देश का हर तबका मदद के लिए आगे आया है, चाहे वो क्यों ना गरीब हो, चाहे क्यों ना वो अमीर हो। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि भोपाल में एक ऑटो ड्राइवर ने अपने छोटे से ऑटो में ऑक्सीजन सिलेंडर फिट कर लिया और उसको छोटी सी एम्बुलेंस का रूप दे दिया ताकि वो कोरोना संक्रमित लोगों को सही समय पे अस्पताल पहुंचा सके। अमीर आदमी की देखा जाए तो सोनू सूद का एग्जाम्पल हमारे सामने है। पर दोस्तों, इस पूरी विषम परिस्थितियों में, इस पूरी कोरोना महामारी में हमारे रेलवे यूनियन के उद्योगपति नेता पूरे तरह गायब रहे। दोस्तों, करोड़ों रुपए का चंदा इन्होंने सदियों से वसूला, पर ऐसी विषम परिस्थितियों में और ऐसी कोरोना महामारी में ये पूरी तरह रेलवे कर्मचारियों के बीच से नदारद रहे। दोस्तों, हमारे रेलवे यूनियन के इन उद्योगपति नेताओं, इन यशस्वी नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि जब हमारा रेलवे कर्मचारी इलाज के लिए दर दर भटक रहा था तब आप कहां गायब थे? जब हमारा रेलवे कर्मचारी ऑक्सीजन के अभाव में अपने प्राण त्याग रहा था तब आप कहां गायब थे? जब हमारा रेलवे कर्मचारी अस्पताल में एक बिस्तर के लिए तरस रहा था तब आप कहां गायब थे? दोस्तों, जब हमारा रेलवे कर्मचारी रेमडेसिविर जैसे उपयोगी इंजेक्शन के लिए तरस रहा था तब आप कहां गायब थे? दोस्तों, जब हमारा रेलवे कर्मचारी एम्बुलेंस के अभाव में दर दर भटक रहा था तब आप गायब थे। मतलब हमें तो ये समझ में आता है कि सिर्फ आप आते सिर्फ चंदा लेने के लिए हैं, बाकी जब रेलवे कर्मचारी के ऊपर कोई मार पड़ती है, कोई परेशानी आती है, कोई विपत्ति आती है तो आप उस समय पीठ दिखा के भाग जाते हैं। रेलवे की यूनियन हर साल रेलवे कर्मचारियों से करोड़ों रुपए का चंदा वसूल रही है और सदियों से वसूल रही हैं। जो हमारा अनुमान था कि 100-125 करोड़ रुपए के आसपास ये हर साल रेलवे कर्मचारियों से चंदा वसूलती हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कोरोना महामारी रोज़ तो आती नहीं है, सदियों में एक बार आई, 100 साल में एक बार आई, तो आपका क्या दायित्व नहीं बनता था कि आप सदियों से करोड़ रुपए का चंदा रेलवे कर्मचारी से वसूल रहे थे तो एक बार रेलवे कर्मचारी के काम में आ जाते? मैं दोनों रेलवे कर्मचारी की यूनियन, दोनों मान्यता प्राप्त यूनियन से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इस चंदे के पैसे से रेलवे कर्मचारियों के लिए अस्पताल नहीं बनवा सकते थे, अस्थायी अस्पताल नहीं बनवा सकते थे? क्या इस चंदे के पैसे से आप रेलवे कर्मचारियों के लिए एम्बुलेंस नहीं खरीद सकते थे? क्या इस चंदे के पैसे से आप रेलवे कर्मचारियों के लिए रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन नहीं खरीद सकते थे? क्या आप इन चंदे के पैसे से रेलवे कर्मचारियों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं खरीद सकते थे? क्या इस पैसे से रेलवे कर्मचारियों के लिए कोई आर्थिक मदद नहीं कर सकते थे? पर आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आप इस पूरे चंदे के पैसे को लेके, 21 करोड़ रुपए के चंदे के पैसे को लेके आप कोरोना महामारी में पीठ दिखा के रेलवे कर्मचारियों से भाग गए। दोस्तों, ये सारे काम दोनों यूनियन के नेता लोग हमारे रेलवे कर्मचारियों के लिए कर सकते थे, पर दोस्तों इन दोनों यूनियन के नेताओं में इस तरह की नीयत बिल्कुल नहीं है। ये कभी भी रेलवे कर्मचारियों के फ़ायदे की या इनके हित के बारे में नहीं सोचते हैं, ये सिर्फ अपने हित के बारे में सोचते हैं। करोड़ रुपए का चंदा लेके ये दोनों यूनियन के नेता गायब रहे और हमारा रेलवे कर्मचारी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसता रहा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि दोनों यूनियन मिलकर लगभग 120 करोड़ रुपए रेलवे कर्मचारियों से प्रति वर्ष वसूल लेती है पूरे भारतीय रेलवे से। दोस्तों, अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस 120 करोड़ रुपए में रेलवे कर्मचारियों को किस तरह की व्यवस्था की जा सकती थी। जब कोरोना महामारी की मार हमारे रेलवे कर्मचारियों पर पड़ रही थी तो ये दोनों यूनियन के नेता, ये दोनों यूनियन चाहती तो हमको किस तरह की व्यवस्था कर सकती थी, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि प्रत्येक वर्ष के चंदे के पैसे से दोनों यूनियन के नेता अगर चाहते तो रेलवे कर्मचारियों के लिए 800 बेड का एक अस्थायी अस्पताल तैयार करवा सकते थे। दोस्तों, इतने चंदे के पैसे से रेलवे कर्मचारियों के लिए 24,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें खरीदी जा सकती थी, जिससे रेलवे कर्मचारियों की जान बचाई जा सकती। दोस्तों, इतने चंदे के पैसे से रेलवे कर्मचारियों के लिए 600 एम्बुलेंस खरीदी जा सकती थी। इतने चंदे के पैसे से दोस्तों रेलवे कर्मचारियों के लिए 4,000 वेंटिलेटर खरीदे जा सकते थे। दोस्तों, इतने पैसे से रेलवे कर्मचारियों के लिए 4 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदे जा सकते थे। दोस्तों, ये जो सारी व्यवस्थाएं मैंने आपको बताई, ये हमारे रेलवे की मान्यता प्राप्त यूनियन सिर्फ 1 वर्ष के पैसे से, 1 वर्ष के चंदे के पैसे से ये सारी व्यवस्थाएं हमारे रेलवे कर्मचारियों के लिए कर सकती थी। पर दोस्तों, ऐसा इन्होंने नहीं किया। अगर वक्त रहते और सही समय से सिर्फ ये 1 वर्ष के पैसे का भी इस्तेमाल हमारे रेलवे कर्मचारी के हित के लिए कर देते तो हमारे कई रेलवे कर्मचारियों की जान बच सकती थी और वो ठीक हो सकते थे।
पर दोस्तों हमारा रेलवे कर्मचारी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसता रहा और हमारे रेलवे की मान्यता प्राप्त यूनियन के यशस्वी नेता लोग पूरी तरह गायब रहे। दोस्तों मेरे सभी प्यारे रेल कर्मियों से आग्रह है कि इन दोनों यूनियन के चंदाखोर नेताओं को आप पहचानिए। ये सिर्फ आपसे चंदे की दोस्ती करते हैं। आपसे जब चंदा लेना होगा तो ये प्रकट हो जाएंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, भोली भाली बातें करेंगे और आपको कहेंगे हम ऐसा करवा देंगे, हम वैसा करवा देंगे, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा वैसा हो जाएगा। पर दोस्तों जैसे ही इनको चंदा मिलेगा और ये गायब हो जाएंगे। जब भी आप विषम परिस्थितियों में अपनी कठिनाई के समय में इनको पुकारोगे, ये आपकी पुकार नहीं सुनेंगे। मेरे को तो पता है कि ये फ़ोन भी नहीं उठाते उस समय। तो दोस्तों इनको आपकी परेशानियों से, आपकी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इन्हें आपके पैसे से प्यार है, इसलिए इनको पहचानिए। दोस्तों इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी ये आपसे चंदा लेने जरूर आएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपसे चंदा लेने जरूर आएंगे दोस्तों, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत ही बेशरम लोग हैं। इनको कितना भी आप फटकार दो, धुतकार दो, भगा दो, पर ये चंदा लिए बगैर मानते नहीं हैं। दोस्तों आप चंदा खुशी से दो तो ठीक है, नहीं तो आपसे ये किसी मजबूरी में किसी का दबाव बना के आपसे चंदा वसूल लेंगे। दोस्तों पर मेरा आपसे एक आग्रह है कि जब भी ये आपसे चंदा वसूलने आए तो ये कुछ सवाल आप उनसे ज़रूर पूछिएगा कि भैया आप कोरोना महामारी की विषम परिस्थितियों में हमारा करोड़ों रुपए का चंदा लेकर आप कहाँ गायब गए। दोस्तों ये एक मेरी छोटी सी कोशिश थी कि मैं दोनों यूनियन की असलियत आपके सामने ला सकूँ, दोनों मान्यता प्राप्त यूनियन के नेताओं का असली चेहरा मैं आपको दिखा सकूँ। दोस्तों बाकी आप बहुत समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। आज के युग में बहुत पढ़ा लिखा रेलवे कर्मचारी भर्ती हो रहा है। दोस्तों हम जानते हैं कि गूगल, विकीपीडिया ऐसी कई चीज़ें हैं जिससे हम दोनों यूनियन के बारे के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैंने भी वहीं से लिए दोस्तों और आपके समक्ष लेके आया हूँ। इसलिए मेरा आग्रह है आपसे दोस्तों कि सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि AIRF, NFIR के नेता लोग किसी भी रूप में आपको ठगने आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो उपयोगी लगे तो इसको ज़रूर शेयर करिएगा। मैं समय समय पर ऐसे जागरूक वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।